नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसी चल रही है तैयारी? बेसिकली हम एड्रेस कर रहे हैं अपने जीआईसी मेंस आंसर राइटिंग बच्चों को, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये 3 ऑप्शनल जो है उसका टेस्ट सीरीज हमारे संस्थान के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और जो आपका फर्स्ट पेपर है वो भी हमारा संस्थान करा रहा है, जिसमें हिंदी और निबंध की चीजें, तो हिंदी की चीजें प्रभा मैम करा रही हैं। और निबंध पे मैंने एक वीडियो डाला है कि निबंध लिखने के 8 गोल्डन रूल क्या है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें, तो चूंकि उनमें हिंदी और निबंध भी है, तो वो हमारे साथ हिंदी और निबंध के लिए भी जुड़े। और जो मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, जो 8 गोल्डन रूल है निबंध का, उसको तो जरूर आप लोग जाके वीडियो देख लें, क्योंकि अगर वो आप देखे रहेंगे तो किसी भी परीक्षा में निबंध को लेकर के आप डरेंगे नहीं। कारण ये है कि निबंध हर जगह लिख पाया जाता, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, आपका जीआईसी की परीक्षा है, आरओ की परीक्षा है, सब जगह निबंध की भूमिका है। और निबंध एक ऐसी चीज होती है कि इसमें बहुत ज्यादा शब्दों में आपको लिखना होता है। भाई यूपीएससी में 1000 शब्दों का, 1200 शब्दों का निबंध होता है। यहाँ जीआईसी में भी 1000 शब्दों का निबंध लिखना है। यूपी पीसीएस में थोड़ी सहूलियत होती है 700 शब्दों में, लेकिन 3 निबंध लिखना होता है। वहाँ आरओ में भी यही होता है कि 600 शब्दों में के 3 निबंध लिखने होते हैं। तो निबंध से छुटकारा नहीं है। तो कम से कम वो वीडियो मेरा पहला देख लेंगे, तो निबंध को लिखना कैसे है, क्या उसमें करना चाहिए, क्या एकदम नहीं करना चाहिए, किस ऑर्डर में चलना चाहिए, ये सारी चीजों को मैंने जो है 15-20 मिनट का वीडियो है चर्चा करी, तो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। और सिविक्स का आज ये हमारा 6 नंबर का ये टेस्ट नहीं है, क्लास है। टेस्ट तो हमारा जो है वो टेस्ट सीरीज बैच में चल ही रहा है। तो 6 नंबर क्लास में मतलब आज छठा क्वेश्चन है। और इसमें हम देखेंगे कि भारतीय कार्यपालिका की संरचना एवं शक्तियों का विश्लेषण कीजिए। क्या प्रधानमंत्री व्यवस्था मंत्री परिषद को कमजोर करती है? तो देखिए प्रश्न क्या है, 2 पार्ट में है। लिखना कितने में है? 15 अंकों में। तो 15 अंकों में लिखना है। और या यही प्रश्न जो है आपके 25 अंक में भी आ जाएगा। तो हम इतना विस्तार से इसको करा रहे हैं, ये प्रश्न यदि 15 अंक में आए तो थोड़ा सा छोटा करके लिख लीजिएगा, और 25 अंक में आएगा तब भी आप आराम से लिख लेंगे, क्योंकि 2 डायमेंशंस में है। इसमें सबसे पहले पूछा गया 2 क्या 3 डायमेंशंस में है कि भारतीय जो हमारी कार्यपालिका है उसकी संरचना और शक्ति। मतलब एक ये बताना है, संरचना को बताना है, दूसरी इसकी शक्ति को बताना है, और फिर ये बताना है कि जो प्रधानमंत्री व्यवस्था है, तो क्या वो मंत्रिपरिषद को कमजोर करती है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। तो इसी को जो है आज हम देखेंगे, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये सारे बैचेज चल रहे। इतिहास हमारा जो है वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, साथ ही साथ नागरिक शास्त्र है। और यहाँ हम आपके प्रत्येक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस बहुत हैं। हम लोग यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, पीछे मैंने एलटी का एक बहुत सफल बैच संचालित कराया है हमारे संस्थान में, जिसमें करीब करीब 300 बच्चे हमारे साथ जुड़े रहे। दोनों पेपर मिला करके 300 से ज्यादा ही थे। तो ऐसे में आप लोग जुड़िए, इसका लाभ उठाइए, क्योंकि यहाँ आपका कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि जहां हम आपसे परिश्रम ना करवाएं और उसका हम आपको मॉडल उत्तर ना दे। और ये सारे प्रोग्राम हमारे टेलीग्राम पे संचालित होते हैं, जहां आपकी कॉपी चेक होती है, आपको डेली मॉडल उत्तर दिए जाते हैं। सारी चीजें एकदम विधिवत तरीके से हो रही हैं। और इतिहास में हमारा जो है शायद आज 9वां टेस्ट होगा। सिविक्स में 10 टेस्ट हो गए हैं, और 10 टेस्ट में एक दिन में जो है 3 से 4 क्वेश्चन करवा रहे हैं। और उसके बाद इतिहास वाले बच्चों के लिए या सिविक्स वाले बच्चों के लिए 100 क्वेश्चन तो मैंने अपने एलटी वाले, और इधर 150 क्वेश्चन इतिहास वालों को दे रखे हैं कि आप लोग जो है इसका रिवीजन पीछे से करते रहिए। तो ये ज्योग्राफी का है, और फिर ये हमारा हिंदी निबंध का प्रश्न पत्र। तो ये सारे बैचेज चल रहे हैं, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। भारतीय कार्यपालिका की संरचना एवं शक्तियों का विश्लेषण करना है। क्या प्रधानमंत्री व्यवस्था मंत्रिपरिषद को कमजोर करती है, इसी पे प्रश्न है। तो सबसे पहले थोड़ा सा भारतीय कार्यपालिका को बताइए। तो भारतीय कार्यपालिका संसदीय लोकतंत्र की क्या है? तो रीढ़ है, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है।
तो हमारी कार्यपालिका किससे मिलकर बनती है? आप लोगों को पता ही होगा, पीटी में खूब पढ़े हैं, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से और किससे? मंत्री परिषद से। जहां राष्ट्रपति नाम मात्र का तथा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद क्या होते हैं? वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। आप लोग को ये पता ही होगा कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो नाम मात्र का, मतलब नाम तो उन्हीं का चलेगा, लेकिन वो एक तरीके से रबर स्टैम्प की तरह होते हैं। मतलब जो प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद उनसे कहती है वो वही करते हैं। कुछ उनको विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं, तो जब हम राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो वहां इस चीजों को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इतना जानिए कि जहां राष्ट्रपति नाम मात्र का तथा प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद होती है वास्तविक कार्यपालिका होती है, इसकी संरचना और शक्तियां संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में। संविधान का भाग 5 है और अनुच्छेद कौन सा है? 52 से लेकर के 78 तक। तो देखिए इसी तरीके की आपको भूमिका लिखने की जरूरत है। जब देखिए यहां क्या है कि आपने भारतीय कार्यपालिका को बता दिया, किससे मिलकर के बन रही है ये बता दिया, वास्तविक कार्यपालिका किसमें निहित है, नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है, और फिर इसके प्रावधान हमारे संविधान में कहाँ किए गए हैं। तो भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में। और जब इस तरीके की भूमिका लिखेंगे तब जाकर के एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं ठीक है, बच्चे को जो है एक व्यवस्थित जो है अध्ययन इस ये करके आया और अच्छी आंसर राइटिंग कर रहा, तब जो है आप इस मेंस रूपी कड़ी प्रतिस्पर्धा में जो है वो अपने आप को सफल मान सकते हैं। अब भारतीय कार्यपालिका की संरचना देखिए, यहां मैंने बताया ना कि इसकी संरचना और शक्तियां कहाँ है? भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक। मतलब आपने भूमिका में ही क्या है कि आप अपने प्रश्न की मूल डिमांड पर उतर आए। प्रश्न की मूल डिमांड क्या है कि भारतीय कार्यपालिका की संरचना और शक्तियां। तो सबसे पहले संरचना को बताते हैं, फिर शक्ति को बताएंगे, फिर प्रश्न के दूसरे पार्ट को देखेंगे। तो भारतीय कार्यपालिका की संरचना में आप देखेंगे तो राष्ट्रपति क्या है? तो देश का संवैधानिक एवं नाम मात्र का प्रमुख होता है, मैंने पीछे ही बताया। फिर इसमें प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री क्या होता है? तो ये बहुमत दल का नेता होता है। वर्तमान में कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी। जो राजग है उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और उसी के बहुमत दल के नेता हैं वो। और यही वास्तविक कार्यपालिका और शक्ति का केंद्र है। कौन? प्रधानमंत्री। मतलब प्रधानमंत्री एक तरीके से ग्रहों में सूर्य वाली स्थिति में है। मतलब अगर ग्रह जो है उसके कैबिनेट मंत्री हैं तो प्रधानमंत्री क्या है? वो सूर्य की संज्ञा दी गई है। मंत्री परिषद नीति निर्माण और प्रशासन की सर्वोच्च संस्था है। मतलब कार्यपालिका की संरचना में क्या है? तो पहले राष्ट्रपति को लिखिए, फिर प्रधानमंत्री को बताइए, फिर तीसरा कौन है? मंत्री परिषद। और सबके देखिए ऐसे नहीं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मंत्री परिषद लिख के आ गए आपको अंक मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपको ये बताना होगा कि राष्ट्रपति की क्या स्थिति है, प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है संरचना के तहत, और फिर बताना है कि मंत्री परिषद की क्या स्थिति है। तो नीति निर्माण और प्रशासन की सर्वोच्च संस्था है कौन? मंत्री परिषद, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। और इसी में मंत्रियों का एक और वर्ग होता है स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। मतलब वो कैबिनेट स्तर के मंत्री नहीं होते, उनसे नीचे मंत्री होते हैं, लेकिन वो अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखते हैं, ठीक है। तो आपने मंत्रियों के वर्गीकरण को भी बता दिया, मंत्री परिषद का जो कार्य है वो बता दिया। तो आपके संरचना वाला पार्ट क्या हो गया? पूरा हो गया। और इसी तरीके से आपको भी हेडिंग सब हेडिंग डाल करके लिखना है अपने मेंस आंसर राइटिंग में। फिर कार्यपालिका की शक्तियां क्या हैं? तो शक्तियों के तहत बताइए कि भारतीय कार्यपालिका को विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय तीनों प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं और साथ ही साथ आपातकालीन शक्तियां भी हैं। और ऐसे ही जैसे ही कार्यपालिका की शक्ति है तो ऐसे ही आगे लिख दीजिए। तो जैसे ही एग्जामिनर पढ़ा कि भारतीय कार्यपालिका को अच्छा विधायी भी प्राप्त है, प्रशासनिक भी, वित्तीय और फिर आपातकालीन, तो उसको लग जाएगा कि अब बच्चा इन्हीं को एक्सप्लेन करने वाला है, यानी कि बच्चे की जो है क्लियरिटी है टॉपिक पे। और तब आपको जो है अगर 15 अंक का प्रश्न लिख रहे हैं तो आपको 9 नंबर तक दे देगा, 9.5 नंबर तक दे देगा।
और 25 अंक का लिख रहे हैं तो 16 नंबर तक, 16.5, 17 नंबर तक पा सकते हैं। मतलब आप टॉपर वाली स्थिति में हो सकते हैं। तो प्रशासनिक शक्ति मतलब अगर आप प्रशासनिक चीजों को देखा सबसे पहले तो शासन संचालन, नीति निर्माण और उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, जैसे राष्ट्रपति द्वारा पीएम की, भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं, जैसे निर्वाचन आयोग के जो बॉस होते हैं या लोकायुक्त होते हैं, उन सबों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि जो प्रशासनिक शक्ति के तहत क्या है कि शासन का संचालन होता है, नीति निर्माण की चीजें होती हैं और फिर उच्च अधिकारियों की नियुक्ति होती है जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका प्रशासनिक शक्ति और विधायी शक्ति। और आपको भी थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करना, ये नहीं है कि 3 प्रकार की शक्तियां प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय आपातकालीन बस लिख के चले जाइए, नहीं ना अंक पाएंगे, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ही है। फिर अगर विधायी शक्तियों के तहत आप देखेंगे तो इसके तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। आप लोग को पता ही है कि जब संसद जो है सत्र में नहीं रहती और किसी जरूरी विषय के ऊपर जो है नियम बनाने होते हैं तो ऐसे में राष्ट्रपति जो है उसे अध्यादेश के द्वारा लाया जाता है, राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा। और जब संसद की बैठक होती है तो उसे जो है उसमें पारित करा लिया जाता है। यदि वो पारित नहीं हो पाता है तो वो उसकी वैलिडिटी अपने आप जो है खत्म हो जाती है, ये आप लोग को पता ही होगा। तो अध्यादेश जारी करना, फिर क्या है, संसद सत्र को बुलाना होता है और लोकसभा स्थगित करना, विधेयकों को का जो है प्रस्ताव आदि। तो क्या क्या काम है विधायी के तहत? सबसे पहले तो अध्यादेश जारी करता है कौन? कार्यपालिका जो है। फिर संसद सत्र को बुलाना, आहूत करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। फिर विधेयकों का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है वो भी किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो कार्यपालिका के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सारे जो काम है विधायी कार्य है इसके, कार्यपालिका के। अब अगर कार्यपालिका के वित्तीय कार्यों को आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत जो बजट प्रस्तुत होता है, तो बजट कौन प्रस्तुत करेगा? भाई मंत्री परिषद, जो वित्त मंत्री होता है वही होता है, उसके सपोर्ट में राज्य मंत्री होते हैं। तो बजट प्रस्तुत करना, कर प्रस्ताव लाना, मतलब इसमें कोई कर लाया जा रहा है तो उस पर प्रस्ताव लाया जाता है। और फिर सार्वजनिक व्यय का नियंत्रण होता है इसमें शामिल, कि भाई जो धन हमारा खर्च हो रहा है तो वो किस मद में कहाँ खर्चा हो रहा है, सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब का नियंत्रण कौन रखता है? तो वही कार्यपालिका रखती है, अपने वित्तीय शक्ति के तहत रखती है। तो इसकी संरचना, मतलब कार्यपालिका की संरचना स्पष्ट हो गई, इसकी शक्तियां स्पष्ट हो गई। अब अच्छा ठीक है, यहाँ एक पॉइंट और है कि इसके अतिरिक्त आपातकालीन शक्तियां भी क्या है, तो कार्यपालिका को प्राप्त हैं, जैसे राष्ट्रपति शासन लगाना, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना और वित्तीय आपातकाल। तो ये सब भी जो है वो कार्यपालिका शक्ति के तहत ही आते हैं और ये कार्यपालिका की आपातकालीन शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो अब आपके प्रश्न का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पार्ट में बताइए कि क्या प्रधानमंत्री व्यवस्था मंत्री परिषद को कमजोर करती है? तो अब आपके प्रश्न का ये दूसरा पार्ट था और ऐसे ही आपको हेडिंग डालना है, हेडिंग डाल दीजिए। फिर आप बताइए कि प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार क्या है, क्योंकि जब तक आप प्रधानमंत्री की हैसियत को नहीं समझेंगे तब तक आप ये जान ही नहीं पाएंगे कि प्रधानमंत्री कैसे जो है मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करता है, तभी आप जान पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप प्रधानमंत्री की हैसियत को जानिए। तो प्रधानमंत्री के क्या विशेषाधिकार हैं? तो मंत्रियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी में क्या है, तो प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब अगर अभी धर्मेंद्र प्रधान क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि काकरोच जनता पार्टी और सोनम जो वांगचुक है, उन लोगों के सम्मिलित प्रयास के द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। लेकिन ये इस्तीफा ऐसा नहीं है, कोई मंत्री इस्तीफा क्यों देना चाहेगा? इतना बड़ा पद, इतनी सुख सुविधाएं, इतना पावर प्रतिष्ठा, लेकिन कहीं न कहीं प्रधानमंत्री को लग गया कि इससे जो है व्यापक स्तर पे आंदोलन हो सकता है, हमारी साख गिर रही है लोगों के बीच में। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया होगा, धर्मेंद्र प्रधान को निर्देशित किया होगा कि अब जो है अब आपका प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा, आप इस्तीफा लिख करके भेज दें।
दूसरे हाल में ये हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान के पास नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज भिजवाया और धर्मेंद्र प्रधान कह देते कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो भी ऐसा नहीं कि अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो बने रहेंगे। क्या करेगा? वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बात करेगा कि हमको इस मंत्री की ज़रूरत नहीं है और इसको तुरंत आप बर्खास्त करिए। और वो एक तो होता है कि आप सम्मानजनक विदाई ले लीजिए कि आप खुद ही रिजाइन कर दीजिए, तो धर्मेंद्र प्रधान ने वही किया। और वैसे भी भाजपा में नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने की अभी किसी भी मंत्री की हिम्मत नहीं है। मतलब जो उनके साये की तरह रहते हैं अमित शाह, वही कुछ थोड़ा-सा प्रभावित दिखते हैं। बाकी गडकरी जी की और ये राजनाथ सिंह जी की, इन लोगों का कोई वजूद नहीं है। बस ये लोग पद पे बने हुए हैं और अपने कार्यों का संचालन कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए वो कितना पावरफुल है कि यदि धर्मेंद्र प्रधान नहीं इस्तीफा देते तो राष्ट्रपति से वो बर्खास्त भी करा सकते हैं। तो मतलब मंत्रियों की नियुक्ति, मतलब इसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल है। तो जब कैबिनेट मंत्री की ये स्थिति है प्रधानमंत्री के आगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मंत्रिपरिषद को कैसे नहीं जो है वो अपने प्रभाव में ले सकती है। तो पहला पॉइंट हो गया। फिर नेतृत्व और दिशा, तो पीएम ही तय करते हैं कि कौन सा विभाग किस मंत्री को मिलेगा। आप लोग को पता ही होगा कि इनके पहले कार्यकाल में एक मैडम थी स्मृति ईरानी जी, उनको क्या मिल गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सोचिए कितना बड़ा मंत्रालय मिल गया था। मतलब वो भारत के आईआईएम, आईआईटीज, जो मेडिकल बड़े-बड़े संस्थान हैं, वहाँ के कुलपतियों की वो बॉस हो गई। मतलब इतने वेल एजुकेटेड लोगों की वो बॉस हैं और जो बॉस हैं वो, उनकी योग्यता क्या है? तो वो इंटर पास हैं। हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही है कि यहाँ हम प्रधानमंत्री की इच्छा को दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसी को कोई भी पद दे सकता है। हालांकि बाद में उनको लगा पीएम को कि ठीक काम नहीं कर पा रही, या उनकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई, तो उनको हटाया गया। और फिर क्या है कि उनका जो उचित मंत्रालय था उनके अनुसार उनको प्रोवाइड किया गया, परिधान वस्त्र मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय दिया गया था। तो ये चीजें हैं। लेकिन यहाँ कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की चीजें, भाई प्रधानमंत्री, अब हमारे यहाँ विदेश मंत्री देखिए, ब्यूरोक्रेट्स थे। प्रधानमंत्री को लगा भाई वो कौन से भाजपा के नेता थे, और किसी भाजपा के नेता को कोई आपत्ति नहीं हुई कि मतलब जो टॉप क्लास के 3-4 पोर्टफोलियो होते हैं, रक्षा हो गया, विदेश हो गया, वित्त हो गया, उसमें विदेश मंत्री बना दिए गए एस जयशंकर। तो ये प्रधानमंत्री की ही इच्छा है कि वो किसी को मंत्री बना सकता है, और कोई सांसद भी नहीं है तब भी उठा के मंत्री बना देगा, 6 महीने के अंदर अंदर वो राज्यसभा से भेज देगा। तो ये पावर है प्रधानमंत्री का। नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भाई जो भी नीतियां बनती है, आप लोग देखते ही होंगे कि जितने भी मंत्री हैं, उनका पहला स्टेटमेंट क्या रहता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर, मतलब उनका अपना कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री जी ही सब दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो है वाकई में प्रभावी दिखता है, मंत्रिपरिषद में भारी पड़ता है। और फिर विशेषकर निर्णय किसके द्वारा हो रहा है कि सब कुछ जो है किस पे निर्भर है? पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मतलब प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है, वहीं से सारी चीजें संचालित हो रही हैं। तो जो सत्ता के विकेंद्रीकरण की चीजें हैं वो तो प्रभावित हुई ना। भाई हमारे यहाँ क्या था कि हमने तो ये नियम ही बनाया था कि सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में संचित ना हो। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर ताकतवर प्रधानमंत्री है, मेजॉरिटी में है, तो फिर ये स्थिति उत्पन्न होती ही होती है। लेकिन इसका दूसरा भी पक्ष है। प्रधानमंत्री बहुत से बहुमत के दल से बना हुआ है। अभी वर्तमान समय में यही मोदी जी हैं। अगर इनके जो सहयोगी हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सांसद, हालांकि अब तो ये काफी सांसद तोड़-ओड़ के अपने पास लेके आ गए हैं, तो ऐसे में सरकार को थ्रेट नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में जब इनकी सरकार आई थी और ये बहुमत से पीछे रह गए थे, तो इन दोनों पार्टियों ने इनका सहयोग किया। और खुदा न खास्ता अगर ये लोग टाइट होते, और इनको एक डर होता कि भाई अगर हम बहुत ज्यादा जो है शक्ति को केंद्रित रखेंगे, या इनके जो मंत्री हैं उनको काम उस तरीके का, मतलब अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने का प्रयास करेंगे, और अगर वो कहीं बहुमत मतलब समर्थन वापस खींच लेंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी। तो प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री तब ताकतवर होता जब वो बहुमत में होता है। और सत्ता तो सबको प्रिय होती है, जब वो पूर्ण बहुमत में आता है तो वो फिर डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ने लगता है। ये
पीछे इतिहास में आप मैडम इंदिरा गांधी में भी आप देखेंगे ये चीज, फिर इधर मोदी जी में दिख रही है। बीच के प्रधानमंत्री इतने ताकतवर नहीं हो पाए, कारण क्या है कि वो बैसाखियों के द्वारा सरकार चला रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी की चाहे सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, तो वहां मंत्रिपरिषद भूमिका में दिखती है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या है कि मंत्रिपरिषद जो है वो थोड़ा सा प्रधानमंत्री के प्रभाव में दिखती है। फिर अस्तित्व का आधार ही प्रधानमंत्री, मतलब जो मंत्री परिषद है उसके अस्तित्व का आधार कौन है, तो प्रधानमंत्री है। मतलब क्या इसमें कहा जा रहा है कि यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे या उनकी मृत्यु हो जाए तो पूरी मंत्री परिषद क्या होगी, स्वतः विघटित तो हो जाएगी। मतलब अगर प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे दे या खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना हो गई, उनके साथ मिसहैपनिंग हो गई, तो क्या होगा, जो हमारी मंत्री परिषद है, जितने भी मंत्री हैं वो सब बिना पोर्टफोलियो को हो जाएंगे, उन लोगों का कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा तब तक जब तक नया प्रधानमंत्री आ ना जाए और फिर से ये लोग सारे मंत्री शपथ ना ले ले। तो आप प्रधानमंत्री की वैल्यू समझ सकते हैं मंत्री परिषद के ऊपर कि कितना प्रभावी भूमिका में है। हालांकि यह कहना पूर्णतः उचित नहीं है कि प्रधानमंत्री व्यवस्था मंत्री परिषद को कमजोर करती है। देखिए अभी आप लोगों ने पीछे दिखाया किस तरीके से प्रधानमंत्री जो व्यवस्था है मंत्री परिषद पर प्रभावी दिखती है, लेकिन चूंकि आपको एक तार्किक और एक बैलेंस पूर्ण निष्कर्ष लिखना है, तो आपको फिर अब ये दिखाना होगा कि यह व्यवस्था जो है मंत्री परिषद को कमजोर करती है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, तो मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की संवैधानिक बाध्यता बनी रहती है। आप लोग को पता ही होगा कि एक सेकंड, भावना भी क्लास में बेटा करते हैं आपको हम, लाइव लाइव है, बस 10 मिनट में। तो यहाँ आप देखेंगे कि भाई मंत्रिपरिषद का क्या है कि ये सामूहिक उत्तरदायित्व की चीजें इसमें निहित है, और उसमें सामूहिक उत्तरदायित्व में कौन है, प्रधानमंत्री भी इंक्लूड है, कि मतलब हम जिए मरेंगे साथ वाली स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ मंत्रिपरिषद की भूमिका ठीक ठाक दिख रही है। महत्वपूर्ण विषयों पर कैबिनेट से चर्चा होती, जो भी महत्वपूर्ण विषय उस पर चर्चा जरूरी होती कैबिनेट की, एवं उसकी सहमति क्या होती है, तो महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि भले प्रथम दृष्टया प्रधानमंत्री जो है वो प्रभावी दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैबिनेट की भूमिका ही नहीं होती है। प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट से सलाह लेते हैं और महत्वपूर्ण विषयों पे तो ये अनिवार्य होता है कि प्रधानमंत्री बैठक करके ही और आपसी समझौते के आधार पर एक तार्किक निर्णय लें। ठीक है, तो इतना बताते हुए आप एक निष्कर्ष दीजिए कि इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री व्यवस्था मंत्री परिषद के प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाती है और उसे अधिक प्रभावी बनाती है, बशर्ते पीएम सामूहिक निर्णय प्रक्रिया और संसदीय उत्तरदायित्व को क्या करे, बनाए रखे। ये नहीं है कि मतलब जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, जो उसके दायित्व है, उसका निर्वहन मतलब वो करे, ऐसा ना हो कि वो तानाशाह हो जाए। तो ऐसी स्थिति में तो क्या, अभी बॉस तो वो है ही है। तो यही चीजें और इसी तरीके का निष्कर्ष देके आप अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल उत्तर मिला होगा, बल्कि भूमिका कैसे लिखनी है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कैसे आप अच्छा अंक पाएंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पूरे पेज में बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं, वो अप्रोच अब नहीं सही है, और यूपी कमीशन में तो एकदम नहीं सही है। क्योंकि हम लोग पीसीएस का कई वर्षों से मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, पीसीएस के हमारे कई बच्चे सफल हुए हैं। तो जो उनका फीडबैक मिला, हमने खुद मेंस इंटरव्यू कई दिया है, तो हमारा जो अपना एक अनुभव रहा है, तो वहाँ आपको ऐसे ही टॉपिक सब टॉपिक में बांट करके पॉइंट सब पॉइंट में चीजों को लिखते हुए उत्तर लिखना है। ठीक है, और ये हमारे कुछ लिंक्स है, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं की तो ज्वाइन करें। ये समृद्धि आईएएस का ऑफिशियल है, जो हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाता है। और ये 2 चैनल है, एक तो यूट्यूब हमारा है, दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल सेकंड यूट्यूब चैनल है। ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद फ्रूटफुल है। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन कर ले। और सबसे अंत में, यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो 7303307507 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।